and UPSC aspirants. By the time you all are aware that what are the 5 steps involved in getting final selection UPSC Civil Services examination. उनमें से आज हम today we will focus on one certain aspect, and that is the topic wise answer writing, so that you would be able to know that how deep we need to go into the answer writing, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में हमें कितनी गहराई में जाना है, and how can match the level of India's standard, especially to have our name in Lavasna PDF and among those 900 और 800 और 1000 जो लवासना के PDF में होते हैं. इतना ही मोटिव नहीं होना चाहिए. मोटिव ये भी होना चाहिए कि हमें इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपको IAS नहीं मिला देन IPS या किसी और पोस्ट के होने के बावजूद भी आप इस एग्जामिनेशन में दोबारा आएंगे. तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन में मेंस को इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए, इतना स्केल अप करना चाहिए कि हम 20 आंसर्स न केवल 3 घंटे में लिख सकें, बल्कि मोर देन 120 आंसर्स हम 3 डेज में लिख सकें विदाउट चैलेंजिंग यू कि आप 20 आंसर से 3 घंटे में 3 आवर्स में लिख पाएंगे कि नहीं. अगर आप 20 उत्तर 3 घंटे में नहीं लिख सकते तो याद रखिए कि आपकी प्रिपरेशन में आप कई स्टेप पीछे हैं. वन मोर थिंग, अगर आप 20 आंसर्स 3 आवर्स में लिख भी सकते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या आप वो स्टैंडर्ड मैच कर पाएंगे जिसमें कि UPSC फाइनली सिलेक्शन देता है. वन मोर थिंग, लेट्स से कि आप फ्यू आंसर्स लिख लेते हैं बिकॉज यू हैव द कमांड इन सर्टेन टॉपिक्स, तो आप फ्यू आंसर्स तो लिख लेते हैं. नाउ पॉइंट ये है कि क्या आप वो सारे आंसर्स यानी कि 20 के 20 आंसर्स वो 3 आवर्स में लिख लेंगे एंड देन नियरली 120 आंसर्स इन 3 डेज. क्या आप ऐसे उस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग उस तरह से कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले. मैक्सिमम मार्क्स कहने का मतलब कि हमारा गोल ये है कि मेंस का स्कोर जो है आपका GS मेंस का स्कोर वो किसी भी कंडीशन में, इंक्लूडिंग ऐसे की अगर हम बात करते हैं, किसी भी कंडीशन में आपको एक बड़ा गोल सेट करना है, मतलब 650. जी हाँ, विदाउट एनी डाउट पहली चीज आपको ये इंश्योर करना है कि आपको 650 ये क्रॉस करना है. कितने पेपरों में? तो ये 5 पेपर्स, आई मीन ऐसे एंड देन GS के 1 to 4. तो ये 5 पेपर्स में आपको 650 क्रॉस करना है. अगर आप ये 650 नहीं क्रॉस करते, बिलीव मी सिलेक्शन होना भी मुश्किल है. ठीक, तो एक चीज तो हमको ये करना है कि हमें ये गोल करना है. नाउ कैसे? पॉइंट ये है, आप कहेंगे आंसर राइटिंग तो बहुत तरीके से की जा सकती है, बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस एंड इट इज अ सीरियस डिफरेंस कि ये आंसर राइटिंग कैसे टॉपिक वाइज होती है. व्हेन आई से टॉपिक वाइज, इसका मतलब यही है कि UPSC के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं एंड सिलेबस है, उनका जो एक वेटेड रिसर्च है, उसके बिहाफ पर अपने टॉपिक्स को 500 GS 1 2 3 4 को 500 सब टॉपिक्स में डिवाइड करना एंड बेस्ड ऑन दोज उनकी जो नेसेसिटी है करंट अफेयर के साथ उसे इंटरलिंक करके, उसकी जो नेसेसिटी है रियल इश्यूज के साथ एसोसिएट करके उससे उसे लिंक करके आप उसमें आंसर राइटिंग करें. एंड दिस इज द वे कि हम लोग जब ये बात करते हैं कि अच्छा 4 पेपर में आपको नियरली 70 to 80 आंसर्स लिखने होते हैं, तो उसमें 60 प्लस आंसर्स मींस 500 जाते हैं. यस, दिस इज द डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर UPSC मेंस आंसर राइटिंग, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, थीमेटिक आंसर राइटिंग, और उसे हम कहते हैं सेक्शनल आंसर राइटिंग, उसे हम कहते हैं मेंस 500, जिसमें कि आपको 500 प्लस आंसर राइटिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, प्लस इसमें ऐसे भी कवर होंगे. कितने? बिफोर प्रीलिम्स 20 एंड आफ्टर प्रीलिम्स 15 मोर. तो ये अपने आप में कितने हो जाते हैं? 35 एसेस, 35. और ये सारे के सारे ये भी मैं आपको कह सकता हूं कि जिस तरह से हम लोग इसे प्रोग्रेसिव तरीके से अप्लाई करते हैं, आप न केवल ऐसे लिखेंगे बल्कि आपके ऐसे में जो मार्क्स हैं वो ऑल इंडिया टॉप 10 में फिगर करेंगे. तो अगर आप अपनी अपनी एसी की आंसर राइटिंग को भी इंप्रूव करना चाहते हैं तो याद रखिए कि GS की आंसर राइटिंग एक अलग अप्रोच से होती है, एसी की आंसर राइटिंग एक अलग अप्रोच से होती है. नाउ इसमें आपको साथ में सिनॉप्सिस, इवैल्यूएशन और डिस्कशन, ये तीनों चीजें मिलती हैं. ठीक है, एंड दिस इज द ओनली टॉपिक वाइज प्रोग्राम इन इंडिया व्हिच हैज सच अ वैरायटी एंड डीपर डायमेंशंस. जरा हम समझते हैं कि हमारे टॉपर्स कैसे करते आए हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हुए. सो दिस इज रैंक 1 2021. Shruti Sharma says, on my first attempt I did lots of revision, but during mains I realized that for most of the topics I was writing superficial answers. In this attempt I did topic wise answer writing. सो श्रुति का ये कहना है कि रिवीजन तो बहुत किया लेकिन जो आंसर थे वो सुपरफिशियल थे. तो वो 20 आंसर्स लिख लेती थी 3 आवर्स में, सुपरफिशियल आंसर्स थे. तो उनको इंप्रूव करने के लिए श्रुति ने क्या किया? शी डिड लॉट्स ऑफ टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग एंड दैट वर्कड बिकॉज रैंक 1 होना, उसके ठीक पहले अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक गई और फेल हो गई, और वहां से सीधे 1000 की लीप लेना और रैंक 1 लेना, ये अपने आप में गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस था. नाउ एक और, सो ही इज रैंक 1 UPSC 2023. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में वो कहते हैं कि डेडिकेट टाइम टू रेगुलर आंसर राइटिंग ऑन चैप्टर वाइज स्टैटिक टॉपिक्स. देखो कितने स्पेसिफिक तरीके से अपने शब्दों को यूज किया गया, चैप्टर वाइज एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स, साथ में करंट अफेयर्स एंड एसे राइटिंग. बिकॉज एसे 250 वर्ड्स का है, कोई उसे इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता. हमारी GS अच्छी है, हमारा GS में कमांड अच्छा है, इसलिए हम एसे की आंसर राइटिंग कर लेंगे, बट आपके नंबर आएंगे 90 to 100 और मैक्सिमम 110. अगर आपने उसे सही से अप्रोच किया, प्लान किया,
प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, देन वो 140 प्लस 145 प्लस या 150 तक आपको, उसके ऊपर आपकी किस्मत, 145 या 150 तक आपको ऐसे में मार्क्स मिल सकते हैं। बट इफ टॉपर्स आर डूइंग दिस, व्हाई डोंट यू? आपके पास कौन सा प्रिविलेज है कि आप बिना टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग के यूपीएससी मेंस देना चाहते हैं? दो ये प्रोग्राम हम 2027 के बच्चों को टारगेट करके बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना, हाँ, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। एक और टॉपर की जरा कहानी सुन लेते हैं, फिर मैं और थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूंगा। सो सी इज AIR 1 2024, I gave UPSC attempt and failed 5 UPSC attempts and failed। इन्होंने यूपीएससी के पूरे 5 अटेम्प्ट दिए और फेल हो गई। फेल्ड इन प्रीलिम्स 3 टाइम्स, 5 अटेम्प्ट्स दिए जिसमें कि फर्स्ट 3 प्रीलिम्स में फेल हुई। देन शी क्वालिफाइड यूपीएससी मेंस इन 4th attempt but could not make it to the final list. In her 5th attempt she qualified all 3 stages and in her 4th attempt she realized that the importance of topic wise answer writing। और उसका इम्पैक्ट इनको कब मिला? 4th attempt में? नो, she got the impact in 5th attempt। 5वें अटेम्प्ट में उनको ये सक्सेस मिली with AIR 1। Why AIR 1? Why not others? Because sun is higher and rest is under, so focus on rank 1। Now बिफोर मूविंग फर्दर, एक चीज मैं आपसे बात कर रहा था, ये आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि 20 आंसर्स लिख लेना एक चीज होती है, 20 क्वालिटेटिव आंसर्स लिख लेना एक दूसरी चीज होती है। होना क्वालिटेटिव आंसर्स तो उसकी सर्टेन स्पेसिफिक डिमांड्स होते हैं। क्या आपने अपने हर एक नंबर नहीं, क्या आपने अपने एवरी 0.5 मार्क्स को टारगेट किया? वो इंट्रोडक्शन में वो 0.5 मार्क्स आप कैसे एनहेंस करेंगे? मेन बॉडी में वो आप क्या करेंगे जिससे वो 0.5 मार्क्स आपके और एनहेंस हो? तो जब आप 0.5 मार्क्स के लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक हर एक पॉइंट, उसकी ग्रेविटी, उसमें वर्ड्स का सिलेक्शन, वर्ड्स के कितने हेडिंग्स होंगे, सब हेडिंग्स कितने होंगे, हेडिंग्स तो आप जानते हैं पहले से। क्या आप टेलिंग्स भी जानते हैं? टेलिंग्स क्या होता है कि जैसे आपने कोई पॉइंट क्रिएट किया, नहीं पता तो जान लीजिए, कोई पॉइंट क्रिएट किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहां पर एग्जांपल साथ में अटैच करना। ठीक है, तो क्या आपने इन चीजों पे फोकस किया है? हम देखना चाहते हैं इसको, आइए देखते हैं। जैसे ये आप आंसर्स देख रहे हैं, ये कुछ एक बच्चों के हमारे आंसर्स हैं, इनकी पीडीएफ कॉपी आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जब देखेंगे तो पहले तो आप इवैल्यूएशन का लेवल देखिए, कितने लेवल पे ये इवैल्यूएशन होता है। फिर अब आप इसमें हेडिंग और टेलिंग का कॉन्सेप्ट देखिए, इंट्रोडक्शन का साइज देखिए, हर एक चीज कि उस तरह से हम लोग की आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन जरूर होगा यूपीएससी में। नाउ कुछ और देखेंगे अब किस तरह से पॉइंट फॉर्मेशन किए गए। इसके बावजूद में 15 में केवल 6 मार्क्स आए, बिकॉज पॉइंट्स को सब पॉइंट्स में और सब पॉइंट्स को माइक्रो पॉइंट्स में नहीं ब्रेक किया गया। तो ये डिफरेंस आपको अपनी आंसर राइटिंग में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे इसमें ब्रेक किया गया तो इसमें आपको कुछ चीजें साथ में दिखेंगी कि वो कैसे एनहेंसर का काम करती हैं। सेम वे आप इन पे फोकस करेंगे। तो एक और चीज आई विल से वन थिंग, जो इवैल्यूएशन में डायमेंशनल कवरेज है और जो पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं उनका एक साइंस है। उस साइंस के बिना आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एंड व्हेन आई से, आपने कोई भी मेंस का टेस्ट प्रोग्राम पहले देखा हो, बिग और स्मॉल, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये चेक करिए कि क्या इवैल्यूएटर्स ने, सुपरवाइजर्स ने जो आपकी कॉपीज को मॉनिटर कर रहे हैं इवैल्यूएशन के टाइम में, और जो इवैल्यूएटर्स हैं क्या वो इन चीजों को इतने माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं? क्या आपको इस तरह के फीडबैक मिलते हैं? एंड इफ यस, यू आर एट राइट प्लेस। इफ यू नो, यू शुड कॉल अस। क्योंकि अगर आप थोड़े से मार्क्स से फेल हो जाते हैं ना, आपका प्रीसियस ईयर वेस्ट होता है, आपका फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस वेस्ट नहीं होता, आपका लास्ट ईयर ऑफ सर्विस कॉम्प्रोमाइज होता है। दिस यू नीड टू पे अटेंशन। जैसे मैंने आपसे पहले बताया, दिस वर्क्स ऑन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। तो आपने इंग्लिश मीडियम की कॉपीज देखी, अब आप हिंदी मीडियम में देखेंगे तो उसी तरह से, दिस वन इज ऑल्सो इंग्लिश मीडियम, हाँ, हिंदी मीडियम में देखेंगे तो उसी तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे इवैल्यूएटर्स हर एक पॉइंट को किस तरह से ओपन करके और ज्यादा डिटेल में बताते हैं। अगर बच्चे ने अपने आप में कम लिखा है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, यू आर एट बिगिनिंग स्टेज। तो ये इवैल्यूएटर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में ओपन करे और बताए। जितना आपने लिखा उससे ज्यादा इवैल्यूएटर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, जितना आपने लिखा उससे कहीं ज्यादा इवैल्यूएटर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन पे। तो इसलिए आप जब आंसर राइटिंग करें तो ये याद रखें कि उसका इवैल्यूएशन एक हाई स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 2 आउट ऑफ 10 मार्क्स इवैल्यूएटर्स ने दिए। ठीक है, तो उन्होंने हर एक चीज को पॉइंट, सब पॉइंट और सारी चीजों को ओपन करके बताया, और ये स्टाइल ऑफ राइटिंग तो ऑब्वियसली फाइन नहीं है। ये मैंने आपको एक बिगिनर बच्चे की कॉपी दिखाई। रीजन कि आप समझिए कि शायद आप भी यहीं कहीं लेफ्ट राइट इसी आसपास स्टेज में हैं। आंसर राइटिंग जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं इस प्रिपरेशन में, बिकॉज प्रीलिम्स इज नॉट द रियल एग्जाम, रियल एग्जामिनेशन इज मेंस। मेंस आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाता है, प्रीलिम्स आपको सिर्फ रिजेक्ट होने से बता सकता है। नाउ सेट उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉपीज में इंप्रूवमेंट होता है, इनमें मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे इसमें 3 आउट ऑफ 10 हुए, अगेन इसमें ओनली 2.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज गैप्स हैं। वो गैप्स को आइडेंटिफाई करना और उसको बताना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई आई से कि आप आंसर राइटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही आंसर राइटिंग कर रहे हैं? क्या आपको वो इनपुट सच में मिल रहे हैं जिससे आप यूपीएससी मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं 2027 के लिए? एक और चीज, अगर आप 2027 के अलावा मान लीजिए आप चूक गए हैं किसी वजह से, 2026 का मेंस देना चाहते हैं अगस्त 2006 में, और अब तक आपने कोई सही मेंटोर नहीं मिला आपको जो कि आंसर राइटिंग में आपको पूरी तरह से हेल्प करे, सपोर्ट करे, तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है 2026 वाले बच्चों के पास कि आप हमको कॉल कीजिए,
डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे और उस पर जो है आप इसमें मेंटोरशिप लीजिए और हम अभी भी आपको 2026 वाले बैच के साथ एसोसिएट करेंगे, आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1-to-1 सपोर्ट मिलता है, मतलब आप हमेशा हमेशा हमारे मेंटोर से, व्हेन आई से मेंटोर, वो सिर्फ कॉलर नहीं होते, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने मेंस दिए हैं, तो इस वजह से वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। आप पर्सनल टच में रहेंगे, पर्सनल टच में। यहाँ पे ये नहीं है कि आप बस सिर्फ कॉपी अपलोड कर दिया और आपको चेक्ड कॉपीज मिल गई, ऐसा नहीं है। आप डे टू डे उनसे बात भी कर सकते हैं कि हाँ पर्सनली आपके लेवल पे क्या और होना चाहिए, इन चीज़ों का फीडबैक लेने के लिए। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप देख सकते हैं। इवैल्यूएशन का पैटर्न एक बार आप जरूर चेक करना कि किस तरह से, कि क्या आपको इसी तरह से इवैल्यूएशन मिलता रहा है आज तक, एंड इफ नॉट, इट इज राइट टाइम टू वेक अप, बिकॉज ईयर्स आर पासिंग। सो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा कॉपियाँ दिखाने की ज़रूरत है। सो मूविंग क्विकली, हाँ, व्हाट ऑफर्स मेंस 500? मेंस 500 क्या ऑफर करता है? तो मेंस 500 ऑफर करता है आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग। लेट्स से GS1 जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी होते हैं, उसमें टोटल 160 क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन 250 वर्ड लिमिट में होंगे एंड कुछ क्वेश्चन होंगे 150 वर्ड लिमिट में। ये दोनों पैटर्न में अप्रॉक्सिमेट 50-50 टाइप होता है और वो आप 160 क्वेश्चंस में देखेंगे। देन उसी तरह GS2 में आपको 130 क्वेश्चंस मिलेंगे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सिलेबस, क्वेश्चन प्लस माइनस होते हैं। एंड GS3 में 140 क्वेश्चंस, GS4 में 70 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग केस स्टडीज। ठीक है, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 30 क्वेश्चंस होंगे केस स्टडीज पे बेस्ड। ठीक है, प्लस इसमें आपको मिलता है बिफोर प्रीलिम्स 20 एसेज। बिफोर प्रीलिम्स आपको मिलते हैं 20 एसेज, जबकि आफ्टर प्रीलिम्स मैंने आपसे बोला कि 15 एसेज आपको और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, 15 एसेज आपको और प्रैक्टिस कराए जाएंगे। नाउ ये ऐसे आप कैसे करते हैं, तो ये वर्कशॉप स्टाइल में होता है। वर्कशॉप स्टाइल का आपको एक बार आइडिया लेना है तो आप दी कॉन्सेप्चुअल के यूट्यूब चैनल पे आइए, वहाँ पे कई वर्कशॉप्स की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जब हमने ऐसे हमारे बच्चों ने शुरू किया तो वो ज़्यादातर टीचर पर डिपेंडेंट थे कि टीचर उनको डिटेल में बताएगा, लेकिन लेकिन कुछ ही टाइम में उन एस्पायरेंट्स ने इतना स्ट्रॉन्ग कमांड स्टैब्लिश किया कि वो टीचर को बताने लगे कि एग्जैक्टली ये ऐसे उन्होंने कैसे लिखा और कैसे उनके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ रहे हैं। इन अवर प्रोग्राम जो यूपीएससी में ऐसे में मार्क्स बच्चों को आए ना अब तक, वो 150 हमारा हाईएस्ट है, 151, 150। सो वी डोंट जस्ट से, आपको हम डिलीवर करके देते हैं कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स लें। GS3 में 135 मार्क्स तक हमने अपने बच्चों के मार्कशीट में देखे हैं। सो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप लोग ये टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करते हैं। नाउ कवरेज कैसे होता है, एक बार आप इसका पूरा पूरा आइडिया जब तक नहीं लेंगे, कि जैसे ये आप देखते हैं कि टेस्ट 1 उसमें पॉलिटी के एरियाज हैं, टेस्ट 2 में ये पॉलिटी के एरियाज हैं, और ये सब सारी चीज़ें सीक्वेंस में है। यहाँ फंडामेंटल राइट, DPSP, देन टेस्ट 4 में यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 5 में पार्लियामेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, 6 में जुडिशरी, 7 में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिकॉज वो करंट अफेयर्स और करंट इशूज में होते हैं, इसलिए वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 में गवर्नर, स्टेट, पंचायत, 9 में पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजन, 10 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, 11 में स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडीज। आप किसी भी चीज़ को आराम से रोक के यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको पूरा सिलेबस दिखाई देगा कि किस तरह से हम इसकी कवरेज करते हैं, कैसे ये टॉपिक्स में ब्रेक है। हर एक पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे और आपको हम स्टार्ट में पहले 2 यानी कि 10 आंसर्स पर वीक लिखाएंगे, फिर 15 आंसर्स पर वीक लिखाएंगे, फिर 20 आंसर्स पर वीक लिखाएंगे, एंड देयर विल बी मोमेंट जब आप 20 आंसर्स एक दिन में लिखेंगे, एंड देयर विल आल्सो बी द मोमेंट व्हेन आप 40 आंसर्स एक दिन में लिखेंगे, एज पर द लेवल ऑफ यूपीएससी। ठीक है, पेपर 12, 13, 14, 15, यहाँ पे पॉलिटी का डिफरेंट सेक्शन से देख रहे हैं, 16 IR, 17 IR, 18 IR, 19 IR, 20 IR, एंड उसके सब टॉपिक्स भी देखते चलेंगे। कहाँ से कवर करेंगे, तो इधर उसका जो रेफरेंसेस मौजूद हो जाए वो यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो पे देख सकते हैं। ये ब्राउसर आपको जो है मिल सकता है द कॉन्सेप्चुअल IAS के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ब्राउसर लेके आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। नाउ गवर्नेंस सोशल जस्टिस, ये पेपर नंबर 21, 22 में गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, 23 में गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड उसके मैकेनिज्म्स, 24, 5, 6 ये सब गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस है। मतलब 26 पेपर तो केवल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, IR, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस के लिए है। टेस्ट नंबर 27 जब आप आएंगे तो 27 में आपको मिलेगा हिस्ट्री, जिसमें कि एंशिएंट से शुरुआत होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लिटरेचर्स, फिर एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर। 29 में भी एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, 30 में मेडाइवल यानी कि भक्ति, सूफी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, वो सारी चीजें जो मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं। 31 में भी मेडाइवल, 32 में मेडाइवल, 34 से मॉडर्न शुरू होता है, सॉरी 32 से मॉडर्न शुरू होता है, जिसमें गवर्नर जनरल हम शुरुआत में करेंगे, रिवोल्ट 1857 का, सिविल अपराइजिंग, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो एक बार आपको पूरा फ्रेमवर्क अपने बारे में पता रखना चाहिए कि किस तरह से आप तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, नाउ पेपर नंबर 33 मॉडर्न, 34 मॉडर्न, 35 मॉडर्न, सिलेबस आप देखते चलेंगे, 36 मॉडर्न एंड 37 मॉडर्न, 38 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे चैलेंजेस थे, स्पेशली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जिसमें आप सरदार पटेल के रोल के बारे में पढ़ते हैं। देन वर्ल्ड हिस्ट्री 39 में एंड 40 में वर्ल्ड हिस्ट्री, 41 से ज्योग्राफी शुरू होता है, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट, फिजियोग्राफी, वाटर बॉडीज,
फिजियोग्राफिक फीचर्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी के पहले पेपर में। 42 में ज्योग्राफी जिसमें क्लाइमेटोलॉजी एंड 43 में ओशियानोग्राफी, 44 में हम देखते हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर, 45 में अभी भी ये फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स। 46 से इंडियन ज्योग्राफी शुरू होता है जिसमें हम इंडिया के फिजियोग्राफी, फॉर्मेशन ऑफ हिल्स, वैलीज, माउंटेन, प्लेट्यूज, ये सारी चीजें देखते हैं। 47 ज्योग्राफी का पेपर 2 होता है जिसमें क्लाइमेटोलॉजी पे बात होती है इंडिया की। 48 में ज्योग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन, इरिगेशन इंडिया की बात करते हैं। 49 में बात करते हैं हम सॉइल, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री की। 50 में डेमोग्राफी, कंपोजिशन, सेंसस, ट्राइब्स, लैंग्वेज। 51 में मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया एंड 52 से शुरू होता है इंडियन सोसाइटी, और ये पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी है भी। ओके, सॉइलियन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिटी, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी। 53 में भी है इंडियन सोसाइटी जिसमें वुमेन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं एंड 54 इंडियन सोसाइटी है जिसमें कि पॉपुलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। 45 में इंडियन सोसाइटी जिसमें कि हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो सारी चीजें। इंडियन सोसाइटी का ये पेपर नंबर 5 है जिसमें अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन से एसोसिएटेड इश्यूज की बात करने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन बात करते हैं 57 पे, ठीक है, 57 पे ग्लोबलाइजेशन। 58 में कम्युनलिज्म एंड कम्युनिज्म। देन 59 से हम आ जाते हैं इकोनॉमी पे। तो अब तक आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट एरियाज कवर कर रहे हैं, पेपर वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। उसके रिसोर्सेज सारे एक साइड होते हैं कि कहाँ से आप ये सारी चीजें करेंगे। तो टॉपिक वाइज का डिजाइन तभी काम करता है जब आप उसको उस सीक्वेंस में फॉलो करें। सीक्वेंस करने का ये मतलब नहीं कि आप जरूरी कि आप पेपर 1 से फॉलो करें, नहीं, लेकिन एक सब्जेक्ट तो आपको चूज करना पड़ेगा। लेट्स से कि आपने ज्योग्राफी शुरू किया तो आप ज्योग्राफी के पेपर से शुरू कर सकते हैं। एक साथ 2 सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो रिवीजन के साथ साथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट में भी, ठीक है। करंट अफेयर्स इन टॉपिक के साथ एसोसिएटेड होता है। इकोनॉमी का सेकंड पेपर आरबीआई मनी इन बैंकिंग, थर्ड पेपर में इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल मार्केट, 4 में बजटिंग एंड टैक्सेशन, 5th में एक्सटर्नल सेक्टर बीओपी, 6th में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, 7th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एलपीजी रिफॉर्म, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, 8th में पीडीएस बफर स्टॉक, 9th में ई कॉमर्स, इंफ्रा इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, 10 में गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रपोजल, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का 10 पेपर था, ओवरऑल टेस्ट नंबर 68 था। देन पेपर नंबर 69 में एग्रीकल्चर, फूड, न्यूट्रिशन, ये सब कुछ है। अब आप कहेंगे ये तो सिलेबस में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप पीवाई क्यों चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि एग्रीकल्चर अपने आप में एक डेडिकेटेड एरिया है। एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है जिसमें कि प्री में भी 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं एंड मेंस में भी ये 30-40 मार्क्स का वेट रखता है जीएस 3 में। देन 70 भी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का सेकंड पेपर होगा। 71 में एग्रीकल्चर का थर्ड पेपर होगा। 72 में एग्रीकल्चर का फोर्थ पेपर होगा। 73 से शुरू होता है एनवायरमेंट इकोलॉजी, अगेन कंटिन्यू रहता है। कंजर्वेशन मेजर्स, क्लाइमेट चेंज, ओजोन, यूट्रिफिकेशन, एनवायरमेंट का थर्ड पेपर है। एनवायरमेंट के फोर्थ पेपर में मिलता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशंस। 77 पेपर है जहां पे हम साइंस टेक की बात करना शुरू कर देते हैं। साइंस एंड टेक से भी अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 क्वेश्चन हर साल जीएस 3 में आते हैं, तो इसलिए इसमें भी हम उसी अकॉर्डिंग अपना डिजाइन रखेंगे। जैसे आईसीटी, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये साइंस टेक के पेपर 1 में, साइंस टेक के पेपर 2 में स्पेस टेक। ओवरऑल ये पेपर नंबर 78 है। 79 साइंस एंड टेक का पेपर नंबर 3 है जिसमें कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। एंड देन पेपर नंबर 80 साइंस एंड टेक का पेपर नंबर 4 है जिसमें कि हेल्थ, डिसीज, मेडिसिन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। टेस्ट नंबर 81 में जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ शुरू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इंटरनल सिक्योरिटी का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट में हम नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के डोमेस्टिक मैटर्स को देखते हैं। सेकंड में हम इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं जिसमें कि कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और चैलेंजेस इन सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी। 83 में हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी पेपर नंबर 3 की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एंड इसके प्रिवेंशन से रिलेटेड एरियाज होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी का एक और पेपर है जिसमें कि लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, ये सारी चीजें हैं। 85 में डिसास्टर मैनेजमेंट है, टाइप्स ऑफ डिसास्टर। 86 में भी है डिसास्टर मैनेजमेंट जिसमें कि कम्युनिटी लेवल डिसास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है। और 87 से शुरू होता है इथिक्स का पेपर, यानी कि 87 इथिक्स का पहला पेपर होगा और 100वां जो है इथिक्स का 14वां पेपर होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 100 टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एथिक्स का पहला पेपर है जिसमें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है। एथिक्स का दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, छठवां एंड 7th प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज एंड फिर केस स्टडी शुरू हो जाते हैं 95 से लेके, और ये पूरे नेक्स्ट 6 क्वेश्चन तक ये होते हैं केस स्टडीज। सो आपको ज्वाइन करना चाहिए मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, और इसमें वो सारे सीक्रेट्स आप एनकाउंटर करेंगे जो कि टॉपर्स अब तक करते आए हैं और आप अब तक उससे चूक रहे थे, किसी ने आपको ठीक से बताया नहीं या अब तक सही कुएं तक आप पहुंचे नहीं हैं जिसका पानी पीकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सही नॉलेज के सोर्स तक पहुंचे नहीं हैं, विजडम के सही लेयर्स तक पहुंचे नहीं हैं, तो ज्वाइन करना चाहिए आपको मेंस 500। वन मोर थिंग, लुकिंग इनटू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन इंडिया, वी हैव नॉट इंक्रीज्ड आवर फी सिंस लास्ट 2024। फॉर मोर डिटेल्स आपको ज्वाइन करना चाहिए मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग। एंड विद दीज वर्ड्स I will say thank you so much for giving me your time watching this session, and be selected in your this attempt only. Okay, fine, thank you so much.